Hello students, welcome to Unacademy, India's largest online platform. I'm Helen Mendonza. I'm an educator of English grammar and vocabulary. MPPSC एंड व्यापम के नीचे जितना भी एग्जाम्स है उसके लिए हम आपके लिए सब्सक्रिप्शन लेके आए हैं, दैट इज लेट्स क्रैक एमपी एग्जाम्स। मेरे स्क्रीन पे आप बहुत सारे एजुकेटर्स की पिक्चर देख रहे हैं, जैसे कि राजुल श्रीवास्तव मैम है, शुभम गुप्ता सर, आप इनको जानते होंगे, इनके क्लासेस ऑलरेडी लेते होंगे और इन सबको फॉलो करते होंगे। तो एमपीपीएससी एंड व्यापम के एग्जाम्स के लिए इंग्लिश ग्रामर एंड वोकैबुलरी मैं आपको पढ़ाऊंगी। मेरा नाम है हेलेन मेंडोंजा। मैं एक दिल्ली बेस्ड एजुकेटर हूँ। मैं दिल्ली के मुकेश नगर में पढ़ाती हूँ। यूजुअली ऐसा होता है कि मध्य प्रदेश के स्टूडेंट्स अपने प्रिपरेशन के लिए दिल्ली चले आते हैं। अभी दिल्ली की फैकल्टी आपके घर में आके आपको पढ़ा रहे हैं। दैट इज व्हाट अनअकैडमी इज डूइंग फॉर यू। तो आप मेरा एक्सपीरियंस एंड एक्सपर्टाइज का मदद लेके अपने प्रिपरेशन को एक कटिंग एज दे सकते हैं। ऑलराइट, तो ये जो सब्सक्रिप्शन हमारे हैं वो लेने से आपको क्या क्या फायदा मिलता है, मैं आपको एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन देती हूँ। देन आई विल मूव ऑन टू माय टॉपिक ऑफ द डे। मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, मैंने आज सेंटेंस इंप्रूवमेंट पार्ट 1 आपको पढ़ाना है। तो उसके पहले देखते हैं इस सब्सक्रिप्शन लेने से आपको क्या क्या मिलता है। तो आपको मिलेगा डेली लाइव क्लासेस, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज, लाइव टेस्ट एंड क्विज़ेस एंड अनलिमिटेड एक्सेस। रोज आपका लाइव क्लासेस होंगे, जैसे यूट्यूब में आपको लाइव क्लासेस मिलेगा, ऐप में आपको लाइव क्लासेस मिलेगा एंड आपका कोर्स जो है बिल्कुल स्ट्रक्चर्ड होगा अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस। एंड साथ साथ आप लाइव टेस्ट एंड क्विज को भी कर सकते हैं विद अनलिमिटेड एक्सेस। एक बार देखने के बाद चाहे तो आप रिकॉर्डेड वर्जन्स दोबारा भी देख सकते हैं। ऑलराइट, तो आपके साथ सब्सक्रिप्शन की डिटेल्स एक बार शेयर करना चाहती हूँ। हमारे पास वेरियस सब्सक्रिप्शन है, शॉर्ट टर्म से लेके लॉन्ग टर्म तक। तो 1 मंथ का सब्सक्रिप्शन 1260 रुपीज का है, 3 मंथ्स का 3050 रुपीज का है और 6 मंथ का 5040 रुपीज का है, 12 मंथ 6300, 24 मंथ्स 10,080 रुपीज का है। अभी आप मुझसे पूछेगा एक स्टूडेंट वाइसली अपना सब्सक्रिप्शन को चूज करना चाहते हैं तो इसमें से कौन सी ऑप्शन बेटर रहेगा। आप और मैं सब जानते हैं 1 मंथ का सब्सक्रिप्शन या 2 मंथ्स का या 3 मंथ्स का इनकम्प्लीट रहेगा। तो कम से कम एक स्टूडेंट को अपना प्रिपरेशन पूरा करने में कम से कम 12 महीना लगता है। तो ज्यादातर इकोनॉमिकल और आपके लिए यूजफुल जो है वो 12 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन है। एंड 12 मंथ्स के सब्सक्रिप्शन के साथ आप जस्ट 3 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन ऐड करेगा, जितना अमाउंट ऐड करेगा तो वो बन के आपको मिलेगा 24 मंथ्स का, यानी 10,080 रुपीज। तो ये जो अमाउंट आपके स्क्रीन में आते हैं वो अमाउंट डिस्काउंट के बाद है। तो वो डिस्काउंट आपको कैसे अवेल करेगा, आप कैसे उसको प्राप्त करेगा, आप जब अपनी पेमेंट करते वक्त अपनी स्क्रीन पे आप मेरा रेफरल कोड डाल सकते हैं। मेरा रेफरल कोड है HELEN, दैट इज हेलेन। तो ये यूज करने से हेलेन, आपको रेफरल कोड हेलेन डालने से आपको 10% का ऑफ मिल सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, वो सब्सक्रिप्शन के बारे में हो गया। तो अब आई एम मूविंग ऑन टू माय टॉपिक ऑफ द डे। मैं आज आपको क्या पढ़ाना चाहती हूँ, दैट इज सेंटेंस इंप्रूवमेंट पार्ट 1। तो सेंटेंस इंप्रूवमेंट का मैंने एक सीरीज ऑफ क्लासेस प्लान किया है, क्योंकि एमपीपीएससी का एग्जाम में सेंटेंस इंप्रूवमेंट के क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इस क्वेश्चन को फिल इन द ब्लैंक्स की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि अंडरलाइन पोर्शन जाके उधर एक फिल इन द ब्लैंक्स आ गया, वो भी एक पैटर्न बन जाएगा। तो ये 2 पैटर्न इसमें ऑलरेडी शामिल है। तो सेंटेंस इंप्रूवमेंट के क्वेश्चन में वोकैबुलरी तो खूब पूछा जाता है, तो वोकैबुलरी का क्वेश्चन तो आ सकता है, प्लस ग्रामर पोर्शन में स्पेशली कहां से क्वेश्चन आ सकता है। एडवर्ब से क्वेश्चन बहुत बार आता है, आपने प्रीवियस क्वेश्चन पेपर देखा होगा। एडजेक्टिव से क्वेश्चन आता है, राइट, और टेंस से आ सकता है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट प्रपोजिशन से भी क्वेश्चंस आएगा। तो प्रपोजिशन से काफी सारे क्वेश्चंस आता है सेंटेंस इंप्रूवमेंट में। तो आज मैं ये सारी टॉपिक्स तो आपको नहीं पढ़ा सकते, बट इन टॉपिक्स में अब तक एग्जाम में पूछा गया कुछ क्वेश्चंस है, मोटा मोटा हम उसको डिस्कस करेंगे। उसका डिस्क्रिप्शन मैं आपको दूंगी, वो कैसे आते हैं आपको बता दूंगी। ये आप मान के चलो, ये जो 1 घंटा आप देखने जा रहे हैं ये आपके लिए बिल्कुल यूजफुल है। 1 घंटे में आप 10 घंटे की चीजें पढ़ेंगे, तो ये मेरा गारंटी है। तो लेट मी स्टार्ट द क्लास सेंटेंस इंप्रूवमेंट का सेशन 1। तो मैं क्वेश्चन एंड आंसर की फॉर्म में क्वेश्चंस आपके सामने प्रेजेंट करूंगी, उसके बाद आपको आंसर बता देंगे और ये कैसे हुआ है ये भी डिटेल में आपको बता देंगे। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद माय सेशन सेंटेंस इंप्रूवमेंट पार्ट 1। स्टूडेंट्स, ऑल ऑफ यू आर रेडी? राइट, लेट्स स्टार्ट।
पहला क्वेश्चन है, he parked his vehicle under the shade of a tree. He parked his vehicle under the shade of a tree. तो अंडर वर्ड को अंडरलाइन किया है, अभी मैंने अंडरलाइन करके प्रेजेंट किया है, कई बार आपके क्वेश्चन पेपर में वो बोल्ड में लिखा आता है, तो आपको कहेंगे बोल्ड में लिखा हुआ पार्ट को ध्यान से देख लीजिए, ये सही है तो नो इम्प्रूवमेंट लिख लीजिए, अदरवाइज बाकी तीनों ऑप्शन से एक ऑप्शन यूज करके उसे रिप्लेस कर लीजिए, ठीक है ना। तो बात क्लियर है, क्वेश्चन आ रहा है प्रपोजिशन से, प्रपोजिशन से। तो क्या ये सेंटेंस सही है या इसमें अंडर लिखा है ये सही है? तो मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ, ये प्रपोजिशन में देखो एक बंदा पेड़ के नीचे बैठा हुआ है, तो वो कहेंगे आई सैट अंडर अ ट्री, मैं ट्री के नीचे बैठी, बिल्कुल सही है। तो ट्री के नीचे बैठे हैं अंडर अ ट्री। तो कई बार हम छाये में बैठे हैं, तो छाये में बैठे हैं तो क्या कहेंगे, आई सैट इन द शेड, कहां पे, इन द शेड। तो शेड के साथ इन आता है और ट्री के साथ अंडर आता है, आई सैट अंडर अ ट्री एंड आई सैट इन द शेड। स्टूडेंट्स आपको क्लियर हो गया, ट्री के नीचे बैठा है अंडर अ ट्री आएगा, छाया में बैठा है, छाया में बैठा है तो क्या आएगा, इन द शेड, आई सैट इन द शेड। सो इसका मतलब अंडर द शेड ऑफ अ ट्री, शेड में ही बैठा हुआ है, वो ट्री के नीचे नहीं शेड में बैठा हुआ है, इसका मतलब अंडर का इस्तेमाल इधर गलत है, गलत है, तो नो इम्प्रूवमेंट, गलत हो गया, ये ऑप्शन काटना पड़ेगा। बच्चा he parked his vehicle on the shade of a tree, नहीं in the shade of a tree, yes of course beneath the shade of, अभी beneath क्या है कुछ लोगों को नहीं पता होगा beneath क्या है, मैं आपको बताती हूँ। beneath का मतलब वही हो गया अंडर, तो अंडर गलत है तो beneath भी गलत है, जहां अंडर नहीं यूज कर सकते beneath भी नहीं यूज कर सकते, तो आपका आंसर क्या है, इन। तो ये सेंटेंस हम कैसे रीराइट करेंगे, he parked his vehicle in the shade of a tree, he parked his vehicle in the shade of a tree, all right। तो शेड के साथ इन आता है, ट्री के साथ अंडर आता है। प्रपोजिशन ऑफ प्लेस का एक इंपॉर्टेंट रूल है, ट्री के साथ अंडर आता है, अंडर द ट्री, एंड यानी ट्री के नीचे बैठेगा तो, एंड इन द शेड यानी छाये में बैठा है। आई होप इट इज क्लियर। मूविंग ऑन, अगला क्वेश्चन, द हाउसवाइफ smelled the cakes burning, she ran to switch off the oven. The housewife smelled the cakes burning and ran to switch off the oven. तो इसका मतलब है जो भी घरेलू औरत है उसको केक्स बर्न होता हुआ स्मेल आ गया तो वो भाग के ओवन को बंद करने चले गए। तो ये स्मेल यूज किया है, तो क्या ये स्मेल सही है? तो आज ये क्लासेस आप कर रहे हैं सेंटेंस इंप्रूवमेंट का, इसका जो पहला क्लास मेरा था वो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का क्लास, उसमें आप में कुछ लोगों ने व्यू किया होगा, नहीं किया तो इट्स अवेलेबल ऑन द यूट्यूब, आप देख सकते हैं। हमने ये पढ़ा कि सिंगुलर सब्जेक्ट नीड सिंगुलर वर्ब्स एंड प्लूरल सब्जेक्ट नीड प्लूरल वर्ब। तो स्मेल तो नहीं आ सकता है क्योंकि स्मेल जो है इट इज अ प्लूरल सब्जेक्ट, ये प्लूरल सब्जेक्ट है। फिर आ रहा है स्मेल्स, तो स्मेल्स क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट, ठीक है। तो प्लूरल सब्जेक्ट नहीं हो सकता, तो नो इम्प्रूवमेंट वाला बात चला गया। तो फिर बात हो गया स्मेलिंग हो सकता है, तो स्मेलिंग सिर्फ स्मेलिंग कहेगा तो ये गलत है ना। तो क्योंकि प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो स्मेलिंग आएगा, पास्ट कंटिन्यूअस है तो वॉज स्मेलिंग आएगा। वैसे भी स्मेल को एक नॉन कंटिन्यूअस वर्ब मानते हैं, तो स्मेलिंग लिखना ग्रामेटिकली रॉन्ग है। नॉन कंटिन्यूअस वर्ब का मतलब होता है कुछ वर्ब जिनको हम आईएनजी में नहीं लिख सकते, आईएनजी फॉर्म में नहीं लिख सकते, तो स्मेलिंग भी गलत हो गया। फिर बचा है स्मेल्स और स्मेल्ट। तो स्टूडेंट को ऐसे एकदम से इंट्यूशन आता है, हाँ स्मेल्स होगा, हाउसवाइफ सिंगुलर है। पीछे एक और पार्ट है उसको ध्यान से सुनना है। एंड रैन टू स्विच ऑफ द ओवन, तो रैन शो करता है आपका होल सेंटेंस इज इन पास्ट टेंस। आपका पूरा सेंटेंस बच्चे किस में है, पास्ट टेंस में। ऐसा नहीं हो सकता है ना, एक ही इंसिडेंट आप बात कर रहे हैं, आधा आप प्रेजेंट में बताया, आधा अपने पास्ट में बताया, इधर तो वो प्रेजेंट में ही रहेगा, नहीं तो वो पास्ट में रहेगा। तो जो सेकेंड पार्ट से हमें क्लियरली समझ में आ रहा है आपकी सेंटेंस जो है किस में है बच्चे, पास्ट टेंस में। तो पास्ट टेंस में है तो पहला वाला पार्ट में भी पास्ट टेंस से होगा, है ना। तो जैसे देखो आंसर कनेक्टेड है, इस सेंटेंस ही डैश टू द रूम and sat on the sofa,
इफ दिस इज द सेंटेंस, ही डैश टू द रूम, अभी ऑप्शन में कम्स भी दे रखा है, केम भी दे रखा है, ही के साथ कम्स लगता है, अब वो आई एग्री करती हूँ, बट आपकी सेकंड पार्ट कह रहे कि सैट ऑन द सोफा शो कर रहा है कि जो है सेंटेंस पास्ट में है, तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, ही केम टू द रूम एंड सैट ऑन द सोफा, ही केम टू द रूम एंड सैट ऑन द सोफा। तो सेकेंड पार्ट क्लियरली इंडिकेट कर रहा है हमारी सेंटेंस जो है पास्ट टेंस में है ना। ऐसे बहुत क्वेश्चंस आता है, आपको ध्यान से देखना है, ठीक है ना। तो स्मेल का पास्ट टेंस क्या है, स्मेल्ट, स्मेल्ड भी कह सकते हैं, दोनों फॉर्म में, कभी कभी वर्ब का दो पास्ट टेंस फॉर्म अवेलेबल होता है, एक ब्रिटिश इंग्लिश होता है, एक अमेरिकन इंग्लिश होता है, तो स्मेल्ड कहना बिल्कुल सही है एंड स्मेल्ट इज ऑल्सो करेक्ट। तो गिवन ऑप्शन में स्मेल्ट सही है बिकॉज इट इज पास्ट टेंस, स्मेल्ट क्या है, पास्ट टेंस है, एंड स्मेल्स क्या है, प्रेजेंट टेंस है, एंड हमारी सेंटेंस जो है, जो इंसिडेंट कब हुआ है, पास्ट में हुआ है। कहां से पता चला आपको, रैन टू स्विच ऑफ द ओवन से आपको पता चला। तो आपका करेक्ट आंसर क्या है बच्चे, द हाउस वाइफ स्मेल्ट द केक्स बर्निंग एंड रैन टू स्विच ऑफ द ओवन। तो करेक्ट आंसर स्मेल्ट है। तो ऐसा क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक्स में आ सकता है ना, नो इम्प्रूवमेंट की जगह काली जगह देके हो सकता है। तो मैंने आपको कहा ऐसे क्वेश्चन करने से हम दो पैटर्न सॉल्व कर रहा है, फिल इन द ब्लैंक्स का भी हो गया प्लस सेंटेंस इंप्रूवमेंट का भी हो गया, राइट। द हाउसवाइफ स्मेल्ट द केक्स बर्निंग एंड रैन टू स्विच ऑफ द ओवन। आई होप आपको समझ में आ रहा है। इफ यू अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट, आपको समझ में आ रहा है तो यू कैन क्लिक द लाइक वीडियो एंड शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स, राइट। एंड आप मेरा रेफरल कोड देख रहा है, इट इज हेलेन, HELEN। मीनवाइल थर्ड क्वेश्चन आगे हमारे सामने, देखते हैं थर्ड क्वेश्चन में क्या है। शी कुक्स, washes dish, does her homework and then relaxing. She cooks, washes dishes, does her home एंड देन रिलैक्सिंग। जो पिछला क्वेश्चन किया उसी कॉन्सेप्ट लेके हम आगे बढ़ रहा है। देखो अभी सीरीज ऑफ एक्शन आता है, अभी एंड से हम एक्शंस को कनेक्ट करते हैं, जैसे इमेजिन करो एक्शन 1 एंड एक्शन 2, एक्शन 3, और इन सबको हम कनेक्ट कर रहे हैं एंड से। तो ये प्रेजेंट में है, ये भी प्रेजेंट में है, ये भी प्रेजेंट में है, और तीसरा भी होना चाहिए, जो एक्शन 4 हम लिख रहे हैं ये भी किस में होना चाहिए, प्रेजेंट में ही होना चाहिए। कंजंक्शन एंड की एक स्पेशलिटी है, सब्जेक्ट एक्शन कर रहा है सेम टाइम फ्रेम में और उन्हें हम एंड से कनेक्ट करके रखा है, तो सेम टेंस होगा। तो जैसे इमेजिन करो, she gets up early and goes to work। ठीक है, तो अभी मैं दो एक्शन ही कनेक्ट किया है, गेट्स हो गया, गोस, दोनों क्या हो गया, प्रेजेंट टेंस है ना बच्चे। अभी ये पास्ट में दे रखा है, तो she got up early and went to work yesterday, कल की बात, तो went to work yesterday। तो अब इधर भी and से कनेक्ट किया है बट एक्शन हो रहा है yesterday, तो got up and went। तो पहला एग्जाम्पल में प्रेजेंट टेंस है तो दोनों प्रेजेंट टेंस ना, she gets up early and goes to work। सेकेंड सेंटेंस में पास्ट टेंस है तो दोनों पास्ट टेंस, she got up early and went to work yesterday। इसका मतलब जब हम and से वर्ब्स को कनेक्ट करते हैं वो सेम टाइम फ्रेम में है तो वो सेम टेंस लेगा, isn't it? आई होप आपको ये समझ में आ गया। देखो कुक्स आपका प्रेजेंट में है, वॉशेस आपका प्रेजेंट टेंस में है, डस आपका प्रेजेंट टेंस में है, एंड देन रिलैक्सिंग क्या सही रहेगा, नो, ये टेंस तो बिल्कुल रॉन्ग है, तो नो करेक्शन रिक्वायर्ड चला गया। अभी आप मुझे बता सकते हैं क्या आंसर हो सकता है इधर, तो रिलैक्सिंग देन इज रिलैक्सिंग, रिलैक्सिंग इज देन रिलैक्सेस। तो क्या है करेक्ट आंसर, जैसे कि हमने कहा सेम टेंस होना चाहिए, इट इज देन रिलैक्सेस। क्या है, देन रिलैक्सेस। शी कुक्स, washes dish, does some homework and then relaxes। आई होप बच्चे आपको समझ में आ गया है, बहुत इजी है कॉन्सेप्ट। हम एंड से जब वर्ब्स को कनेक्ट करते हैं ना, वो सेम टाइम फ्रेम में एक्शन हो रहा है तो सेम टेंस का इस्तेमाल करेंगे। जैसे कल की बात करना तो सारे एक्शन पास्ट में आएगा, रोजाना बात करना है, हैबिचुअल एक्शन बताना है तो सारे एक्शन प्रेजेंट में आएगा, और फ्यूचर के एक्शन बताना है सारे एक्शन फ्यूचर में होगा। तब लास्ट एक्शन को हम एंड से जोड़ देंगे।
जैसे कुक्स पहले एक्शन हो गया, वॉशेस दूसरा एक्शन हो गया, डस्ट तीसरा एक्शन हो गया और चौथा एक्शन आ गया, फाइनल एक्शन आ गया रिलैक्सेस, उसके सामने हमने एंड को रखा है। तो शी कुक्स, वॉशेस डिशेस, डस होमवर्क एंड देन रिलैक्सेस। आई होप इट इज क्लियर। बहुत आसान क्वेश्चन था, ठीक है। तो बट बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था। अभी आपको कोई कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो वीडियो को पॉज करके आप इसका नोट्स बना सकते हैं, नहीं तो ये क्वेश्चन आप नोट कर सकते हैं। बिकॉज हम बहुत सारी वीडियोस देखते हैं तो कई बार भूल जाते हैं कॉन्सेप्ट को। कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट है उनको याद रखना बहुत जरूरी है। तो आप अपने रिविजन के लिए एक नोटबुक, एक कॉपी पेन अपने पास रख लीजिए, एक नोटबुक रख लीजिए और उसमें ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नोट कर लीजिए। बाद में जब एग्जाम होगा 2-3 दिन पहले रिविजन कर सकते हैं हम इसका। ऑलराइट, चलो अभी अगला क्वेश्चन। 3 क्वेश्चन हमने ग्रामर पार्ट से किया। अब मैं आपसे एक वर्ड ऐसा क्वेश्चन डिस्कस कर रही हूँ वो कि वोकैबुलरी रिलेटेड है, ठीक है। एमपीपीएससी में ऐसे क्वेश्चन का ज्यादा प्रोबेबिलिटी भी है और ये क्वेश्चन करने से क्लोस्टर्स यानी पैरा कंप्लीशन भी आसानी से सॉल्व हो जाते हैं। देखते हैं क्या क्वेश्चन है। Question number 4, the loud and incessant chatter worries your father who's trying to concentrate. The loud and incessant chatter, तो पहले मैं वर्ड का मीनिंग बताते हैं। लाउड सबको पता है, ऊंची आवाज में बात करते वक्त लाउड आता है। incessant मतलब लगातार, चैटर बातचीत है ना, चैट करते हैं हम, चैटर वो कॉन्वर्सेशन को कहते हैं। तो कंटिन्यूअस करते बातें जो हैं आपके फादर को वरी कर रहा है। तो वरीज वर्ड यूज किया है। क्या ये सही वर्ड है? बिकॉज अगले वाले पार्ट में क्या लिखा है, योर फादर हु इज ट्राइंग टू कॉन्सेंट्रेट। तो कॉन्सेंट्रेट करने वाला पर्सन को ऐसे बातें, ऐसे शोर जो है परेशान करेगा, इरिटेट करेगा या एमिलियोरेट्स। व्हाट इज द एमिलियोरेट्स? एमिलियोरेट्स वर्ड का मतलब हो गया इंप्रूव, सुधारना, सुधारना, ठीक है, इंप्रूव करना। एक्साइट आपको पता है, एक्साइटमेंट से एक्साइट करना। इरिटेट्स मतलब चिढ़ाना। तो बंदा है कॉन्सेंट्रेट करने की कोशिश करे। जैसे आप मेरे वीडियो देख रहे हैं, आप इस बात पे कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं, तो बगल में बैठ के कोई चपट 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 बोल रहा है तो आप परेशान होंगे या आप इंप्रूव होंगे, एक्साइट होंगे या आप चिढ़ जाओगे। क्या होंगे बच्चे? आप चिढ़ जाओगे, स्पेशली इरिटेट, यार बात बंद करो, मैं तो पढ़ने की कोशिश कर रही हूँ, मैम तो बहुत इंपॉर्टेंट एक बात इधर पढ़ा रही है, तो लेट मी लर्न दिस, है ना। तो ये तो आप कहेंगे। तो ये चैटर आपको इरिटेट करेंगे, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? इरिटेट्स। तो आप ऐसा वर्ड चुन रहा है इधर, आपको इस कॉन्टेक्स्ट में बिल्कुल फिट बैठ रहा है। तो सेंटेंस इंप्रूवमेंट में वोकैबुलरी ऐसा होता है कि गिवन कॉन्टेक्स्ट में, गिवन सिचुएशन में ये वर्ड का मीनिंग बिल्कुल फिट बैठना चाहिए। इसका मतलब आपको 4 का 4 वर्ड का मीनिंग भी पता होना चाहिए। तो एमिलियोरेट वर्ड मैं दोबारा लिखती हूं, जो आप अपनी बुक में नोट कर सकते हैं। एमिलियोरेट का मतलब हो गया इम्प्रूव, इम्प्रूव करना इज कॉल्ड एमिलियोरेट। तो कोई पूछेगा तो एमिलियोरेट का एंटोनिम क्या है मैम, तो मैं वो भी लिखती हूँ डिटीरियोरेट। तो डिटीरियोरेट का मतलब क्या हो गया? डिग्रेड। मैं आपको वोकैबुलरी भी खूब पढ़ाऊंगी जो कि आपके एग्जाम में आते हैं। एमिलियोरेट इम्प्रूव होता है और डिटीरियोरेट का मतलब डिग्रेड, बदतर होना। एक तो सुधरना है, दूसरा अच्छे से बुरा होना यानी बदतर होना है। तो एमिलियोरेट इम्प्रूव है, डिटीरियोरेट डिग्रेड है, ठीक है। ये वोकैबुलरी भी आपने पढ़ लिया, ये वर्ड भी आपने पढ़ लिया, आप इसको नोट कर लीजिए। काफी इंपॉर्टेंट वर्ड है एमिलियोरेट। एमिलियोरेट का मतलब क्या हो गया बच्चे? इम्प्रूव करना, सुधारना, सुधारना, ठीक है। चलो, तो द लाउड एंड इंसेसेंट चैटर वरीज की जगह अब क्या लिखोगे? इरिटेट्स योर फादर हु इज ट्राइंग टू कॉन्सेंट्रेट। द लाउड एंड इंसेसेंट चैटर इरिटेट्स योर फादर हु इज ट्राइंग टू कॉन्सेंट्रेट। फाइन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। तो व्हाट इज इट? लेट्स सी। हम देखते हैं ये क्या क्वेश्चन है। मेनी अ मैन वुड वेलकम द अपॉर्चुनिटी। मेनी अ मैन वुड वेलकम द अपॉर्चुनिटी। मेनी मैन, many men, a many man या no improvement। तो many a man का मतलब क्या है? देखो, आपने many सुना होगा, तो many का मतलब क्या है? many is used with a plural noun। many का मतलब बहुत सारे।
मेनी का क्या मतलब है? बहुत सारे। तो मेनी के साथ हम यूज करते हैं प्लूरल नाउन। तो इस सेंटेंस में मेनी यूज क्या होता? तो आगे मेनी मेन आते, मेनी मैन नहीं बल्कि आते मेनी मेन। मेनी मेन का मतलब क्या है? बहुत सारे लोग, बहुत सारे आदमी। तो जिसका ये मतलब हो गया, ये ऑप्शन इधर लिखा है एब्सोल्युटली रॉन्ग। फिर आते हैं मेनी अ। तो मेनी अ के बाद आपको यूज करना है सिंगुलर नाउन। इसका भी मीनिंग कुछ अनेक ही है, बहुत सारे हैं, बट अनफॉर्चुनेटली जैसे दिखता है वैसा होता नहीं है। मेनी अ के बाद भले मीनिंग इसका अनेक है, सिंगुलर नाउन आता है। तो मेनी अ के बाद हमें यूज करना है सिंगुलर नाउन। मेनी अ इज फॉलोड बाय सिंगुलर नाउन। मेनी अ के साथ क्या नाउन लगता है? सिंगुलर नाउन। और मेनी के साथ क्या नाउन लगता है? प्लूरल नाउन। तो ठीक है, ये रूल आपने पढ़ लिया, मेनी के साथ प्लूरल नाउन और मेनी अ के साथ सिंगुलर नाउन। तो लेट्स सी, हम देखते हैं। Many a man would welcome the opportunity. तो many a man ऑलरेडी सही है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू द रूल क्या था? many a के बाद सिंगुलर नाउन देना है, बिल्कुल सही है, ठीक है ना। तो many man नहीं, many men होता तो सही होता। many a men भी नहीं है और a many man, ऐसा कोई स्ट्रक्चर इंग्लिश में है ही नहीं, तो नो इम्प्रूवमेंट भी नहीं हो सकता है। तो सॉरी, नो इम्प्रूवमेंट ही करेक्ट आंसर है। आपका करेक्ट आंसर क्या है? नो इम्प्रूवमेंट। मेनी अ मैन जो कि क्वेश्चन में लिखा है वो एब्सोल्युटली करेक्ट है। तो मेनी अ मैन वुड वेलकम द अपॉर्चुनिटी। मेनी अ मैन वुड वेलकम द अपॉर्चुनिटी। देखो बहुत इजी है, सारे क्वेश्चन कॉन्सेप्ट के बेसिस पे आता है। आपको कॉन्सेप्ट आता है तो बिल्कुल सीधा सीधा आप आंसर दे सकते हैं। तो क्या रूल है? मेनी अ इज फॉलोड बाय सिंगुलर नाउन। मेनी अ के बाद सिंगुलर नाउन आता है। तो मोर एग्जाम्पल मैं आपको दे रही हूं। देखो, मेनी अ बॉय, मेनी अ गर्ल, मेनी अ स्टूडेंट, बिल्कुल सही। बट इन सबको मेनी से लिखना तो फिर क्या लिखेंगे? मेनी बॉयज, मेनी गर्ल्स, isn't it? और मेनी स्टूडेंट्स। और क्या आएगा बच्चे? मेनी स्टूडेंट्स। और आएगा मेनी स्टूडेंट्स, है ना, और मेनी स्टूडेंट्स आएगा, ठीक है। तो मेनी अ के बाद सिंगुलर नाउन। मैं आपको थोड़ा सा आराम से इसलिए पढ़ा रही हूँ ताकि बात आपको समझ में आना चाहिए। मुझे जल्दी जल्दी क्वेश्चन नहीं करना है, जो मैं आपको बता रही हूँ आपको क्लियरली समझ में आना चाहिए। एक ही बार पढ़ना है, बस एक बार आपने मुझसे पढ़ लिया, अभी एग्जाम में जब भी ये क्वेश्चन आता है आपको याद हो जाएगा, राइट। तो मेनी अ का मतलब अनेक, जैसे मैंने कहा लार्ज नंबर ऑफ होता है, बट इट इज यूज्ड विद अ सिंगुलर नाउन एंड अ सिंगुलर वर्ब। हमारे क्वेश्चन में वर्ब का हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, मॉडल वर्ब है, तो वुड वेलकम करेक्ट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ग्रेटर द डिमांड हायर द प्राइस। द ग्रेटर द डिमांड हायर द प्राइस। तो ये हायर को क्या किया है? अंडरलाइन किया है और ऑप्शन दे रखा है। क्या हायर की जगह आप हाई यूज करोगे, द हाई यूज करोगे, द हायर यूज करोगे, या नो इम्प्रूवमेंट यूज करोगे? तो मैं आपको एक रूल पढ़ाती हूँ, इसको हम कहते हैं पैरेलल इंक्रीज और डिक्रीज। क्या रूल है? ये एडजेक्टिव का एक रूल है, पैरेलल इंक्रीज और डिक्रीज। ऐसे सेंटेंस में नॉर्मली हम क्या करते हैं? कंपैरेटिव एडजेक्टिव यूज करते हैं, और कंपैरेटिव एडजेक्टिव के साथ एक सब्जेक्ट आएगा, एक वर्ब आएगा, ठीक है। और उस कंपैरेटिव एडजेक्टिव के पहले द का इस्तेमाल करना है। फिर एक और क्लॉज आएगा, उसमें भी एक कंपैरेटिव एडजेक्टिव आएगा, उस कंपैरेटिव एडजेक्टिव के पहले द देना है। फिर आएगा एक सब्जेक्ट और एक वर्ब। जैसे कि एक एग्जाम्पल, इसको क्या कहते हैं? दिस इज कॉल्ड पैरेलल इंक्रीज और डिक्रीज। तो कंपैरेटिव एडजेक्टिव के पहले द को प्लेस कर दो, फिर सब्जेक्ट वर्ब दे दो, फिर एक कंपैरेटिव एडजेक्टिव देना, उसके भी सामने द लगा देना, फिर और सब्जेक्ट और वर्ब देना। जैसे मैं आपको बताती हूँ, देखो ये क्वेश्चन है, द हायर यू गो द कोल्डर it gets. The higher you go, the colder it gets. The higher you go, the colder it gets. तो मैंने आपको बताया ये कंपैरेटिव एडजेक्टिव है जिसके सामने द लगा है, सब्जेक्ट हो गया वर्ब,
अगेन कंपैरेटिव एडजेक्टिव, उसके सामने भी द लगाना है, फिर सब्जेक्ट और वर्ब। एक और एग्जाम्पल लिखती हूँ, ये आपके लिए बिल्कुल एक मोटिवेशनल सेंटेंस है। द हार्डर यू वर्क द लकियर यू विल बी। आप जितना ज्यादा मेहनत करोगे ना, उतना अपने आप को किस्मत वाला पाओगे। द हार्डर, तो ग्रामेटिकली देखेगा तो कंपैरेटिव एडजेक्टिव हार्डर है, जिसके सामने मैंने आपको क्या बताया था, कंपैरेटिव एडजेक्टिव के सामने आपको क्या लगाना है, द लगाना है। द हार्डर यू वर्क द लकियर यू विल बी, और द हायर यू गो द कोल्डर इट गेट्स। तो दोनों कंपैरेटिव एडजेक्टिव, दोनों साइड में एक एक कंपैरेटिव एडजेक्टिव है, और इसके सामने आपको द का इस्तेमाल करना है। मोर एग्जाम्पल आपको बता दे, जैसे गर्मी के मौसम में जितना आप पानी पियोगे उतना और ज्यादा प्यासा अपने आप को पाओगे। द मोर यू ड्रिंक द मोर थर्स्टी यू आर, the more you use the electricity the higher will be your bill, है ना। तो the greater the demand, तो ये रहा आपका पहला कंपैरेटिव एडजेक्टिव जिसके सामने द लगा हुआ है, ये सब्जेक्ट है। और अगला हायर जो है, इसके सामने भी आपको क्या यूज करना है, द यूज करना है ना। the greater the demand the higher the price। तो ये सेंटेंस आप अपने रूल में लिख के रखेंगे बच्चे। क्या है, the harder I work, ये आपका मोटिवेशनल सेंटेंस होना चाहिए। द हार्डर आई वर्क द लकियर आई विल बी, जितना मैं मेहनत करूंगी ना, उतना मैं अपने आप को किस्मत वाला पाऊंगी। द हार्डर आई वर्क द लकियर आई विल बी। ग्रामर भी पढ़ लिया, लाइफ में भी मोटिवेट रहेंगे, लाइफ में भी ये सीख आप लोगे, जितना ज्यादा आप मेहनत करोगे उतना ज्यादा अपने आप को आप किस्मत वाला पाओगे। द हार्डर आई वर्क और द लकियर आई विल बी, राइट। तो कमिंग बैक टू हमारे ग्रामेटिकल पार्ट, तो आंसर क्या है, द ग्रेटर द डिमांड द हायर द प्राइस, द ग्रेटर द डिमांड द हायर द प्राइस। ऑलराइट, फाइन। तो पहला क्वेश्चन बिल्कुल आपको समझ में आ गया है। तो 7 क्वेश्चन जो है, द वर्कर्स वेंट ऑन अ स्ट्राइक आस्किंग फॉर बेटर पे एंड सर्विस कंडीशन। The workers went on a strike asking for better pay and service condition। तो आपका asking for को अंडरलाइन करके रखा है। अभी आपको देखना है, इधर asking for लिखा है, क्या बिल्कुल suitable है सेंटेंस के लिए, क्या उसे हम कुछ और वर्ड से रिप्लेस करेंगे। तो सेंटेंस का मीनिंग क्या है, वर्कर्स स्ट्राइक पे गया क्योंकि उन्हें चाहिए था बेटर पे एंड सर्विस कंडीशन। तो वो वर्कर्स सवाल नहीं कर रहा है बल्कि मांग कर रहा है। जब भी कोई मांग कर रहा है, जैसे आप हॉस्टल में वार्डन के कमरे के सामने खड़े होके हमें बिजली का मांग है, हमें अच्छे पानी का मांग है, ये सब करे होंगे ना। तो जब मांग करते हैं आप कौन सी वर्ड का इस्तेमाल करोगे, डिमांड। डिमांड का मतलब है मांग करना किसी चीज का। डिमांड फॉर, जैसे पीपल डिमांड फॉर लेस टैक्स पे, राइट। तो डिमांड करना मांग करना है, ठीक है ना। तो आस्किंग फॉर की जगह आपको इस सेंटेंस में क्या यूज करना है, डिमांडिंग। रिक्वेस्टिंग मतलब किसी से ऐसे बहुत ही पोलाइटली, तो स्ट्राइक करने वाले पोलाइटली तो पूछेगा तो है नहीं, वो तो नारे लगाएंगे, नारे लगा दिया मतलब वो डिमांड कर रहा है ना। द वर्कर्स वेंट ऑन अ स्ट्राइक डिमांडिंग बेटर पे एंड सर्विस कंडीशन। तो डिमांड इज द करेक्ट वर्ड। तो कोई जैसे बेटर पे हाइक चाहिए, उन्हें सैलरी बढ़ाने की हो, उन्हें कुछ चीजें चाहिए, तो वो डिमांड करते हैं। तो डिमांड करने का हिंदी मीनिंग क्या हो गया, मांग करना। तो आस्किंग फॉर की जगह आप क्या यूज करोगे, डिमांडिंग। द वर्कर्स वेंट ऑन अ स्ट्राइक डिमांडिंग बेटर पे एंड सर्विस कंडीशन। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन 2, दैट इज डिमांडिंग। रिक्वेस्ट नहीं होगा, आस्किंग फॉर नहीं होगा, और नीडिंग भी नहीं होगा। The teacher was very angry at his student. The teacher was very angry at his student. Question number 8. तो angry at को underline किया है, और क्या है options? Option number 1 angry with, option number 2 angry against, option number 3 angry about, और fourth option है no improvement. The teacher was very angry at his student, क्या ये सही है? तो should we use angry with, और क्या हम यूज करेंगे angry against और angry about? तो I'll tell you क्या यूज होता है। देखो angry के साथ
हम लिखते हैं एंग्री, गुस्सा होना ना, एंग्री विथ समवन। जैसे आई एम एंग्री विथ टीना, तो एक पर्सन के साथ आप गुस्से में हैं तो आप लिखेंगे आई एम एंग्री विथ टीना। एंग्री के साथ एक और लगता है एंग्री एट, तो एंग्री एट के साथ नॉर्मली समथिंग आता है। समथिंग क्या हो सकता है, जैसे इमेजिन करो टीना ने आपके बारे में कुछ कमेंट कहा जिसपे आप बहुत गुस्से हो गए, तो आई एम एंग्री एट हर और टीनास कमेंट्स, उसकी कमेंट्स पे मैं गुस्सा हो गया, तो आई एम एंग्री एट हर कमेंट्स। तो एंग्री एट समथिंग आते हैं और एंग्री विथ समवन आता है, तो ये याद रखना है, बुक में फटाफट नोट कर लो क्या लिखना है, एंग्री विथ समवन एंड एंग्री एट समथिंग। तो आपके क्वेश्चन में स्टूडेंट लिखा है, तो स्टूडेंट कौन है, समवन है, पर्सन है ना, तो समवन है तो एट तो गलत हो गया, तो फिर क्या आएगा, एंग्री विथ। द टीचर वॉज एंग्री with his student. The teacher was very angry with the student. कभी कभी होता है, and I'm very happy with you. आप लोग रिव्यू कर रहे हैं और लर्न कर रहे हैं. I'm not angry with you, right? The teacher was very angry with his student. That's our question. इसे हम कैसे याद करेंगे, angry with someone होता है, someone के साथ angry with, someone के साथ लगता है angry with, right? I hope it is clear. Let's start the ninth question. When the owner offered tea, the peon denied it. Owner ने tea offer किया तो peon ने deny कर दिया। क्या ये deny word इधर बिल्कुल correct है? Let's see. तो deny को underline किया है, तो deny की जगह क्या disliked होगा? When the owner offered tea, the peon disliked it. When the owner of the tea, the peon declined it as in second option. When the owner offered tea, the peon disobeyed it या no improvement. ठीक है, अब क्या है, हमें इन वर्ड्स का मीनिंग देखना है। सबसे पहले डिनाई का मतलब क्या होता है, तो डिनाई होता है जैसे आप पे किसी ने इल्जाम लगा दिया, जैसे किसी ने मुझे कहा आप चोर है, मैं इस बात को डिनाई करूंगी, मैं झूठा उसको बतलाऊंगी। तो डिनाई करना मतलब उस किसी ने आपको एक्यूज किया, आप पे इल्जाम लगा दिया, तो आप कहेंगे ये बात फॉल्स है, झूठ है, इसको हम डिनाई करते हैं, इनकार करते हैं, इस बात को नामंजूर करते हैं, दैट इज डिनाई। तो डिनाई नॉर्मली यूज होता है, आपने आप पे किसी ने ब्लेम लगा दिया तो आप डिनाई करते हैं, ठीक है ना। अब ये बात हो गई डिक्लाइन का, तो डिक्लाइन का दो मीनिंग है। एक तो डिक्लाइन का मतलब डाउनफॉल होता है, नीचे आना, कम होना, डिक्रीज होना। उसके अलावा डिक्लाइन का दूसरा मतलब, डिक्लाइन एज इन वर्ब हम यूज किया तो पोलाइटली रिफ्यूज करना। पोलाइटली जैसे किसी ने आपको चाय पे बुला लिया, बहुत बिजी है, कहेंगे ओ आज मैं बहुत बिजी हूँ, मैं कोई एक दिन आपके साथ बैठ के चाय पीऊंगा। आपने उनकी ऑफर को बड़ी पोलाइटली क्या कर दिया है, डिक्लाइन कर दिया है। तो डिक्लाइन का पहला मीनिंग सब जानते हैं, डाउनफॉल, नीचे आना, डिक्लाइन ऑफ कांग्रेस पार्टी, डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर, तो ये नीचे आना, ये हमें पता है, राइट। बट डिक्लाइन का एक दूसरा मीनिंग भी है, पोलाइटली रिफ्यूज करना, किसी के ऑफर को पोलाइटली रिफ्यूज करना। और डिसओबे तो पता ही आपको, आप मम्मी पापा का बात नहीं मान रहा है तो आप ओबे नहीं कर रहा है, डिसओबे कर रहा है ना। तो मीनिंग क्या है इधर, करेक्ट वर्ड क्या है, डिक्लाइन। डिक्लाइन तो डिक्लाइन नहीं पता तो स्क्रीन में आपके सामने मीनिंग आ रहा है, आप नोट कर सकते हैं। डिक्लाइन वर्ब में मीनिंग हो गया रिजेक्ट, पोलाइटली, अस्वीकार करना है। डिनाई का मतलब रिफ्यूज टू एक्सेप्ट एज ट्रू, जैसे कि मैंने आपको कहा किसी ने हम पे इल्जाम लगा दिया है तो इस बात को हम डिनाई करेंगे, गलत ठहराएंगे, गलत ठहराना डिनाई है। डिसओबे का मतलब हो गया आज्ञा ना मानना, ओबे में आप उनकी आज्ञा मानते हैं और डिसओबे का मतलब हो गया आज्ञा ना मानना, आज्ञा ना मानना। ऑलराइट, आई होप इट इज क्लियर। तो इसमें डिक्लाइन वर्ड यूज करना है, तो डिक्लाइन का मीनिंग इधर बिल्कुल अलग सा एक मीनिंग है और ये आपको याद रखना, ठीक है। नाउ 10th क्वेश्चन, काफी सिंपल क्वेश्चन बट इंपॉर्टेंट। कई बार होता है कुछ चीजें बहुत सिंपल है बट काफी उनका मायना है, काफी उनका इंपॉर्टेंस है। जैसे कि क्वेश्चन है, 10th क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, लेट्स रीड इट टुगेदर। आप और मैं इसको साथ पढ़ते हैं। प्लीज रिपोर्ट टू मी व्हेन यू रिटर्न बैक फ्रॉम दिल्ली। प्लीज रिपोर्ट टू मी व्हेन यू रिटर्न बैक फ्रॉम दिल्ली, ठीक है। तो रिटर्न बैक को अंडरलाइन करके
यू हैव रिटर्न बैक फ्रॉम लिखा है सेकेंड ऑप्शन में, यू रिटर्न फ्रॉम लिखा है, यू रिटर्न बैक फ्रॉम लिखा है, एंड फोर्थ वन नो इम्प्रूवमेंट। अभी इसमें मैं आपको बता दूंगी ऐसा कुछ चीजें हैं इंग्लिश में, इनको हम कहते हैं सुपरफ्लुअस एक्सप्रेशन। तो व्हाट डू मीन बाय सुपरफ्लुअस एक्सप्रेशन? तो ये होता है यूजलेस रेपिटिशन। क्या है? कुछ चीजें यूजलेस रेपिटिशन होता है। जैसे सिंपल एग्जाम्पल है, कोई आपको कहेंगे 3 AM इन द मॉर्निंग, तो ये गलत रहेगा। क्यों? AM ऑलरेडी मॉर्निंग में ही होता है, फिर उसमें इन द मॉर्निंग कहने की क्या जरूरत है? इधर आप कहेंगे इट हैपेंड एट 3 AM और आप कहेंगे इट हैपेंड एट 3 इन द मॉर्निंग। तो AM और इन द मॉर्निंग जनरली हम एक साथ नहीं देंगे क्योंकि ये है एक सुपरफ्लुअस एक्सप्रेशन। सिमिलरली रिटर्न का मतलब हो गया कम बैक। रिटर्न का क्या मीनिंग हो गया? कम बैक। इसका मतलब आप रिटर्न बैक लिखोगे ना, दैट इज रॉन्ग। तो ऐसे एक और वर्ड है दैट इज रिपीट अगेन। रिपीट के साथ आप अगेन लगा दिया तो वह भी गलत एग्जाम्पल है। रिपीट के साथ अगेन नहीं लिखता है। सिमिलरली एक और एग्जाम्पल दे रही हूँ, रिट्रीट बैक। रिट्रीट के साथ भी बैक लगाना ग्रामेटिकली रॉन्ग है। तो ऐसे एक्सप्रेशंस को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? हम इनको कहते हैं सुपरफ्लुअस एक्सप्रेशन। तो सुपरफ्लुअस एक्सप्रेशन क्या है? यूजलेस रेपिटिशन है। कुछ चीजें बिना कोई मतलब से रिपीट हो रहा है, जैसे कि 3 AM इन द मॉर्निंग में AM और इन द मॉर्निंग एक साथ नहीं देना है। रिटर्न बैक गलत है, रिपीट अगेन गलत है, रिट्रीट बैक गलत है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में प्लीज रिपोर्ट टू मी व्हेन यू रिटर्न बैक फ्रॉम दिल्ली में आपको क्या रिमूव करना है? बैक रिमूव करना है। तो प्लीज रिपोर्ट टू मी व्हेन यू रिटर्न फ्रॉम दिल्ली। प्लीज रिपोर्ट टू मी व्हेन यू रिटर्न फ्रॉम दिल्ली। तो आप मुझे रिपोर्ट कर देंगे जब आप दिल्ली से वापस आओगे तो, राइट? चलो ना, अगला क्वेश्चन है 11th क्वेश्चन। ये क्वेश्चन मैं आपको एक टेस्ट डोज की तरह दे रही हूँ क्योंकि मेरा अगला सेशन जो आने वाला है वो है क्वेश्चन टैग में। तो अब अपने आप को देख सकते हैं क्या मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे या मुझे क्वेश्चन टैग का क्लास अटेंड करना है। हेलेन मैम की क्वेश्चन टैग का क्लास आने वाला है, क्या मैं उसे अटेंड करूं ना करूं, वो डिसाइड किस पे होगा? इस क्वेश्चन पे होगा। इस क्वेश्चन में क्या लिखा है हम देखते हैं। रवि हैज बीन डिमांडिंग अ लॉट मोर मार्क्स। रवि हैज बीन डिमांडिंग अ लॉट मोर मार्क्स। और अंडरलाइन पार्ट क्या है? डजंट ही। डजंट ही। सी तो क्वेश्चन टैग का मेन फंडा क्या है? मैं तो बड़ी बात को छोटी एक ही पॉइंट पे बताना चाहती हूँ। क्वेश्चन टैग में हम क्या करते हैं? सेंटेंस में जो ऑक्सिलरी वर्ब, जो हेल्पिंग वर्ब यूज किया है उसी का टैग बना लेते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल अब सेंटेंस है शी हैज कम, तो इसमें ऑक्सिलरी वर्ब क्या है? हैज है। तो अभी हम टैग में इन्हें यूज करेंगे हैजंट शी, क्योंकि सेंटेंस पॉजिटिव है तो टैग नेगेटिव रहेगा, राइट? और इमेजिन करो इस सेंटेंस से शी प्लेड चेस। तो प्लेड है तो क्या ऑक्सिलरी वर्ब यूज करते हैं? डिड है ना, तो पॉजिटिव सेंटेंस से हम नेगेटिव कर दिया डिडंट शी। तो क्वेश्चन टैग का मेन फंडा ये है कि आपके सेंटेंस में आपने जो भी ऑक्सिलरी वर्ब यूज किया है क्वेश्चन टैग में आपको उसी का इस्तेमाल करना है। ये जो इजंट इट और डजंट ही वगैरह जो यूज करते हैं तब आपको सेंटेंस में जाके चेक करना पड़ेगा क्या मेरे सेंटेंस में डज का इस्तेमाल किया, ताकि वो क्वेश्चन टैग में दिखे। सेंटेंस में डस है तो क्वेश्चन टैग में डस होगा, सेंटेंस में हैज है तो क्वेश्चन टैग में भी क्या होना चाहिए? हैज होना चाहिए, isn't it? तो हमारे क्वेश्चन में देखो रवि हैज बीन डिमांडिंग अ लॉट मोर मार्क्स। सो ऑक्सिलरी वर्ब क्या है इधर? हैज इज द ऑक्सिलरी वर्ब। हैज हमारे ऑक्सिलरी वर्ब है, तो हैज है तो इधर डस क्या कर रहा है? डस का कोई रोल नहीं है। इट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। तो रवि हैज बीन डिमांडिंग अ लॉट मोर मार्क्स का क्या होना चाहिए? हैजंट ही। हैजंट ही है ना, हैजंट की। डस आ ही नहीं सकता, तो डस से कैसे कॉन्टेक्स्ट में आता है मैं आपको बताती हूँ। जैसे सेंटेंस है रवि प्लेज क्रिकेट, ऐसा होता था। ये प्लेज है, ये सिंगुलर सब्जेक्ट है ना, तो डजंट इसमें तो आ सकता है, डजंट ही डज आ सकते क्योंकि प्लेज है। अदरवाइज हैज को हम डज से नहीं रिप्लेस कर सकते। सेंटेंस में हैज यूज किया है तो टैग में भी हैज ही आएगा। ऑलराइट, चलो
मूविंग ऑन टू सेकेंड क्वेश्चन। तो मैं ये भी कहना चाहती हूँ, आपका क्वेश्चन टैग का आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो वेट फॉर माय क्लास। इसी हफ्ते यूट्यूब में मेरा क्वेश्चन टैग का क्लास आएगा। आप मेरे वीडियो लाइक कर लीजिए और बेल बटन को प्रेस कर लीजिए तो आपको नोटिफिकेशंस आ जाएगा मैं कौन कौन सी टॉपिक पढ़ाने जा रही हूँ। क्वेश्चन टॉक को हम अच्छी तरह पढ़ेंगे विथ एग्जाम्पल्स विथ क्वेश्चंस, ठीक है। तो चलो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। 12th क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन कंजंक्शन की पार्ट है। तो इन केस इफ इट रेन्स आई शैल नॉट विजिट यू। तो इस सेंटेंस का हिंदी में मीनिंग क्या है? अगर बारिश आ गया तो इधर इन केस का मतलब है अगर, इफ का मतलब क्या है? अगर, यानी यदि या अगर, जो भी आप कहना चाहते हैं। तो इन केस में भी अगर मीनिंग आ गया, इफ का भी अगर मीनिंग आ गया, तो क्या इनको दो बार यूज करना वाइस है? क्या ये सही है, करेक्ट है? तो लेट्स सी। तो कहने की मतलब आपका जो इन केस जो है एंड आपका जो इफ जो है दोनों कंडीशनल कंजंक्शन है। जब आप एक शर्त रखते हैं, कंडीशन रखते हैं, इसको हम कंडीशनल कंजंक्शन कहते हैं। अभी दोनों को एक साथ यूज करना, मैंने पहले भी आपको कहा, इट इज सुपरफ्लुअस एक्सप्रेशन। ये सुपरफ्लुअस एक्सप्रेशन हो गया, दोनों को एक साथ नहीं यूज करना है। इसका मतलब देखो, मैं ये लिख सकते हैं इफ इट रेन्स, ओके, ये लिख सकते इफ इट रेन्स आई विल नॉट कम, और in case it rains I will not come। तो क्या लिखा है? ये दोनों सेंटेंस का मतलब ऑलमोस्ट सेम ही है। अगर बारिश आ गया, यदि बारिश आ गया तो मैं नहीं आऊंगा, तो शर्त रख लिया है अपने। तो इसका मतलब इधर आप इन केस का इस्तेमाल करोगे, नहीं तो आप इफ का इस्तेमाल करोगे। इन केस और इफ आप एक साथ नहीं दोगे, दोनों को एक साथ देने की कोई जरूरत नहीं। इफ और इन केस आप इनमें से कोई एक का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आपका करेक्ट आंसर जो है थर्ड वन है, इफ इट रेन्स आई शैल नॉट विजिट यू, इन केस इट रेन्स आई शैल नॉट विजिट यू। If it rains, I shall not visit you, or in case it rains, I shall not visit you. All right, चलो। थर्ड क्वेश्चन अगेन वोकैबुलरी पे है। मैंने कहा आपको वोकैबुलरी पे जो सेंटेंस इंप्रूवमेंट आता है ना, काफी अच्छा क्वेश्चंस होता है। वो फिल इन द ब्लैंक्स में भी हेल्प करेगा, क्लोज टेस्ट में भी हेल्प करेगा, है ना। गॉड हैज बिस्टोर्ड मैन अनयूजुअल गिफ्ट्स। गॉड हैज बिस्टोर्ड मैन अनयूजुअल गिफ्ट्स। तो बिस्टोर्ड मैन को अंडरलाइन किया है। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन नंबर 1, बिस्टोर्ड विथ मैन, bestowed for man, bestowed on man, या no improvement। सबसे पहले bestowed on man करेक्ट आंसर है। क्यों है मैं आपको बता दूंगी। bestow on या upon, bestow के साथ दो प्रीपोजिशन लगता है। bestow के साथ इधर आप on का इस्तेमाल कर सकते हैं, नहीं तो आप upon का इस्तेमाल कर सकते हैं। bestow on या bestow upon, ठीक है। बेसिकली इसका मीनिंग क्या है? प्रेजेंट एन ऑनर, राइट और गिफ्ट। प्रेजेंट एन ऑनर, राइट और गिफ्ट। किसी को कोई अवार्ड, कोई टाइटल, कोई पुरस्कार, सम्मान किया जाता है, प्रदान किया जाता है। जैसे आप कह सकते हैं राजीव गांधी वॉज बिस्टोर्ड ऑन विद कुछ भारत रत्न पुरस्कार। तो कोई भी पुरस्कार दिया गया, उनको प्रदान किया गया है। राजीव गांधी को पोस्टमसली मरने के बाद मिल गया है। तो गॉड हैज बिस्टोर्ड ऑन मैन विद अनयूजुअल गिफ्ट्स। तो बिस्टो के साथ, बिस्टो का मतलब हो गया प्रदान करना, है ना। तो बिस्टो का मतलब हो गया प्रदान करना है, और इसके साथ दो प्रीपोजिशन लगता है, ऑन और अपॉन। तो आपके क्वेश्चन में इसमें तो प्रीपोजिशन है ही नहीं, तो नो इम्प्रूवमेंट। फोर तो आ ही नहीं सकता, ये भी गलत है। विद तो नहीं आ सकता, तो करेक्ट ऑप्शन कौन सी है? थर्ड है। गॉड हैज बिस्टोर्ड ऑन मैन अनयूजुअल गिफ्ट्स। तो इसका मतलब क्या है? हम इंसानों को भगवान ने बहुत अच्छे अच्छे गिफ्ट्स प्रदान किया गया है, सम्मान किया गया है, हमें दिया गया है, ठीक है ना। तो अच्छे अच्छे गिफ्ट्स हमें दिया गया है। ऑलराइट, तो अगला क्वेश्चन भी ऑलमोस्ट एक वोकैबुलरी एंड प्रीपोजिशन का कॉम्बिनेशन है। क्वेश्चन नंबर 14, यू शुड नॉट बोस्टिंग ऑफ योर अचीवमेंट। यू शुड नॉट बोस्टिंग ऑफ योर अचीवमेंट। तो बोस्ट फॉर, बोस्ट एट, बोस्ट ऑफ, नो इम्प्रूवमेंट।
सबसे पहले मैं इधर एक गलती आपको पॉइंट आउट करना चाहती हूँ इस क्वेश्चन में. यू शुड नॉट बोस्टिंग ऑफ योर अचीवमेंट में. देखो शुड एक मॉडल वर्ब है ना. शुड क्या है? मॉडल वर्ब. एंड मॉडल वर्ब के बाद ऑलवेज V1 आता है ना. मॉडल वर्ब के बाद V1 वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है. तो बोस्टिंग तो गलत है. शुड नॉट बोस्टिंग तो नहीं हो सकता. शुड नॉट बोस्ट आना चाहिए था. राइट. तो नो इम्प्रूवमेंट नहीं हो सकता. अब बात बोस्ट का रहा. क्या मतलब है बोस्ट का? बोस्ट का मतलब है डींगे मारना. जैसे कुछ लोग हैं, हाँ, गए थे दिल्ली और वापस आके एमपी में आके सबको कह रहे हैं, अरे हमने तो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को ऐसे चलते हुए जाते हुए देखा, बड़ी बड़ी डींगे मारते हैं, है ना. तो डींगे मारना इज कॉल्ड बोस्ट. एंड बोस्ट के साथ जो प्रीपोजिशन यूज करते हैं, वो है बोस्ट ऑफ. बोस्ट ऑफ है ना. तो बोस्ट ऑफ. तो बोस्ट ऑफ इज द करेक्ट आंसर. तो बोस्ट ऑफ भी आ सकता है, बोस्ट अबाउट भी आ सकता है. यूजुअली इट इज बोस्ट ऑफ, बट बोस्ट अबाउट इज ऑल्सो करेक्ट. आप डिक्शनरी देखिएगा तो बोस्ट ऑफ या अबाउट का मतलब डींगे मारना होता है. जैसे शी इज ऑलवेज बोस्टिंग अबाउट हर चिल्ड्रन. बच्चों के बारे में, अरे मेरे बेटा ऐसा है वैसा है, डींगे मारती रहती है. ही ओपनली बोस्टेड ऑफ हिज स्किल्स. कुछ लोग अपनी स्किल्स के बारे में भी बोस्ट करते रहते हैं. ही ओपनली बोस्टेड ऑफ हिज स्किल्स. तो यू शुड नॉट बोस्ट ऑफ योर अचीवमेंट्स. आपका अचीवमेंट्स कितना अच्छे हैं तभी उसके बारे में इतनी प्राउडली बात करना या घमंड दिखा के बात करना इज नॉट गुड, है ना. फाइन, ठीक है. अब क्वेश्चन नंबर 15. He completed his work before he went home. तो अंडरलाइन पार्ट क्या है? कंप्लीटेड है. तो कंप्लीटेड की जगह कंप्लीट्स होना चाहिए, हैज कंप्लीटेड होना चाहिए, हैड कंप्लीटेड होना चाहिए, या ये नो इम्प्रूवमेंट वाला क्वेश्चन है. तो इस क्वेश्चन को मैं कहूंगी ये है चैप्टर 10 से, जो मैं आपको अच्छी तरह पढ़ाऊंगी आगे. तो देखो, जब हम बिफोर यूज करते हैं, बिफोर जब हम पास्ट में यूज करते हैं, एक एक्शन होता है, एक कंप्लीटेड एक्शन. फाइन, एक एक्शन कंप्लीटेड है और दूसरा एक और एक्शन होता है कंप्लीटेड एक्शन बिफोर अनदर एक्शन. एक एक्शन की पहले दूसरा एक्शन पूरा हो गया. जैसे घर जाने के पहले उसने अपना काम पूरा किया था, तो घर गया, वो कंप्लीटेड एक्शन है. तो कंप्लीटेड एक्शन के साथ जनरली हम देते हैं सिंपल पास्ट. एंड कंप्लीटेड एक्शन बिफोर अनदर, उसके साथ हम देते हैं पास्ट परफेक्ट. उसके साथ क्या टेंस देते हैं? पास्ट परफेक्ट. एंड पास्ट परफेक्ट लिखते कैसे? हैड प्लस V3. जैसे मैंने इसका टाइमलाइन ड्रॉ करेगा तो देखो, पास्ट में दो एक्शन हुआ. पहले उसने अपना काम पूरा किया, ठीक है, फर्स्ट एक्शन. उसके बाद वो चला गया अपने घर, ये दूसरा एक्शन. तो ये मेरा सिंपल पास्ट में आएगा. तो इसके पहले जो काम उसने किया है ये किस में आना चाहिए? पास्ट परफेक्ट में, क्योंकि हम उसको क्या कहते हैं? इट इज कॉल्ड पास्ट ऑफ पास्ट. पास्ट ऑफ पास्ट क्या है? पास्ट ऑफ पास्ट परफेक्ट है. तो अगेन कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, वो तो घर तो चला गया, ये ऑलरेडी पास्ट है. उसके पहले उसने कुछ एक्शन किया है, तो क्लियरली कह रहा है कि एक एक्शन के पहले दूसरा एक्शन हो चुका है. ये एक्शन पहले हुआ है, ये एक्शन बाद में हुआ है. जो एक्शन पहले हुआ उसके साथ आएगा पास्ट परफेक्ट. तो ही कंप्लीटेड की जगह आप क्या लिखोगे? ही हैड कंप्लीटेड हिज वर्क बिफोर ही वेंट होम. वो घर जाने के पहले उसने अपने काम कंप्लीट किया था. ही कंप्लीटेड हिज वर्क बिफोर ही वेंट होम. तो क्लियर. तो पास्ट में जब भी, मैं आपको एक एग्जाम्पल और देना चाहती हूँ, ठीक है. देखो, शी हैड वॉश्ड हर कार before she went to work. तो यानी काम पे जाने की पहले उसने अपने कार वॉश किया था. तो went to work ऑलरेडी पास्ट टेंस है, उसके पहले किया तो पास्ट ऑफ पास्ट. एक और एग्जाम्पल लिखती हूँ. I had eaten my breakfast before I left home. मैं घर
से निकलने की पहले आई लेफ्ट होम, मैंने अपना ब्रेकफास्ट खा लिया है। तो एक पास्ट हो गया, दूसरा उसके पहले हुआ तो उसको हम क्या कहते हैं, पास्ट ऑफ पास्ट। ठीक है ना। तो आपका करेक्ट आंसर क्या है, he had completed his work before he went home, he had completed his work before he went home। ऑलराइट, देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन जो है अगेन एक वोकैबुलरी प्लस उसका कुछ ग्रामेटिकल यूसेज पे है। क्वेश्चन नंबर 16, द डॉक्टर रीअश्योर्ड दैट द ऑपरेशन वाज अ रूटीन वन। द डॉक्टर रीअश्योर्ड दैट द ऑपरेशन वाज अ रूटीन वन। तो रीअश्योर्ड है ना, तो इस वर्ड को अंडरलाइन किया है और ऑप्शंस आर इज रीअश्योरिंग, रीअश्योर्ड मी, वाज रीअस्यूमिंग और नो इम्प्रूवमेंट। तो बाय द वे व्हाट डू यू मीन बाय रीअश्योर? तो रीअश्योर का मतलब ये हो गया है डॉक्टर ने आपको यकीन दिलाया है, तो यकीन दिलाना इज कॉल्ड रीअश्योर। अभी किसी ने, एक पर्सन सब्जेक्ट ने ये एक्शन किया रीअश्योर, बट रीअश्योर करने वाला भी होना चाहिए, दैट इज ऑब्जेक्ट। तो रीअश्योर के साथ ऑलवेज आपको देना है ऑब्जेक्ट। क्या देना है, ऑब्जेक्ट। जैसे इफ आई से द टीचर रीअश्योर्ड, ये सेंटेंस इनकम्प्लीट है, ये तब कंप्लीट करेंगे, ये टीचर ने किसको रीअश्योर किया है, द टीचर रीअश्योर्ड। नॉर्मली किसको करते हैं टीचर, द स्टूडेंट्स, बच्चों को यकीन दिलाया, तो और द स्टूडेंट्स, तभी तो ये सेंटेंस करेक्ट होगा। तो रूल क्या है बच्चे, जब भी हम रीअश्योर यूज करते हैं, रीअश्योर के साथ आपको क्या यूज करना है, यू हैव टू यूज एन ऑब्जेक्ट। आप इसके साथ एक ऑब्जेक्ट यूज करोगे, द टीचर रीअश्योर्ड द स्टूडेंट्स, टीचर ने स्टूडेंट्स को रीअश्योर किया है। तो सिमिलरली डॉक्टर ने भी रीअश्योर किया होगा, तो डॉक्टर ने किसको रीअश्योर किया ये आपको क्लियरली बताना पड़ेगा। तो रीअश्योर के साथ आप दोगे एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, रीअश्योर के साथ आप क्या दोगे, गिव अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है ना। तो किसके साथ, कौन सी ऑप्शन में रीअश्योर के साथ ऑब्जेक्ट दे रखा है, लेट्स सी कौन सी ऑप्शन में रीअश्योर के साथ ऑब्जेक्ट है, देखते हैं। देखो आपका जो ऑप्शन नंबर 2 में रीअश्योर के साथ क्या यूज किया है, रीअश्योर्ड मी यूज किया है ना, रीअश्योर्ड मी यूज किया है, तो दैट इज करेक्ट ऑप्शन है। तो द डॉक्टर रीअश्योर्ड मी दैट द ऑपरेशन वाज रूटीन वन। रीअश्योर का मतलब मैंने आपको बताया यकीन दिलाना, दिलासा देना, ये सब होता है जिसके साथ ऑब्जेक्ट लगाना पड़ता है। फाइन, चलो क्वेश्चन नंबर 17 जो है बहुत एक आसान क्वेश्चन है, इफ यू नो द कॉन्सेप्ट। Mrs. Madhuri has great respect and unlimited faith in her director. Miss Madhuri has great respect and unlimited faith in her director. The respect and unlimited faith 4, respect for and unlimited faith 4, respect for and unlimited faith in, respect in and unlimited faith 4. सी बच्चे ये देखो, जब भी हम दो वर्ड्स यूज करते हैं और उनके साथ हमें प्रीपोजिशन यूज करना है, ठीक है ना, तो प्रीपोजिशन तभी कॉमन लगेगा जब दोनों वर्ड्स सेम प्रीपोजिशन लगाते हैं। फॉर एग्जाम्पल सम, इफ आई राइट द सेंटेंस सम एनिमल्स लिव इन वाटर एंड लैंड, क्या ये सेंटेंस सही है? ये बिल्कुल गलत है। कैसे? अब वाटर के साथ इन चलेगा बट लैंड के साथ इन नहीं यूज करते, लैंड के साथ अलग प्रीपोजिशन है, तो मैं कॉमन इन देने से मेरा बात बनता नहीं इधर। फिर मैं इसको कैसे करेक्ट करूंगी? सम एनिमल्स लिव इन वाटर एंड ऑन लैंड। अब मैंने ऑन किसके लिए यूज किया है? लैंड के लिए यूज किया, इन वाटर एंड ऑन लैंड। ठीक है। अब सम एनिमल्स लिव इन वाटर एंड ऑन लैंड। अब वन मोर थिंग देखो, इफ आई से आई एम एंग्री एंड अशेम्ड ऑफ यू, ये सेंटेंस भी गलत है। क्यों? अशेम्ड के साथ ऑफ लगता है बट एंग्री के साथ ऑफ नहीं लगता। मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था एंग्री के साथ कौन सी प्रीपोजिशन लगता है, आपको याद है? याद है तो जल्दी बता दो। आई एम एंग्री विथ यू, है ना, आई एम एंग्री विथ, आपको विथ लिखना है, एंड अशेम्ड ऑफ यू,
फाइन, आई एम एंग्री विथ एंड अशेम्ड ऑफ यू। अभी ये सेंटेंस सही हो गया, कैसे? एंग्री के साथ विथ लगा, अशेम्ड के साथ ऑफ लगा। तो अभी हम जब दो वर्ड्स यूज करते हैं और उनके लिए हमने अलग अलग प्रीपोजिशन का इस्तेमाल करना है, तो फिर उन्हें सेपरेट देना पड़ेगा। जैसे कि देखो, रिस्पेक्ट के साथ प्रीपोजिशन अलग है, फेथ के साथ प्रीपोजिशन अलग है। तो रिस्पेक्ट के साथ नॉर्मली हम लगाते हैं फॉर, और फेथ के साथ नॉर्मली हम लगाते हैं इन। तो रिस्पेक्ट फॉर, फेथ इन, दोनों अलग अलग प्रीपोजिशन है, जिसका मतलब क्या हो गया, इनको सेपरेट देना पड़ेगा। तो नो, ये सेंटेंस में कौन सी करेक्ट होगा? ऑप्शन नंबर 1, रिस्पेक्ट एंड अनलिमिटेड फेथ फॉर, रिस्पेक्ट फॉर एंड फेथ फॉर, रिस्पेक्ट फॉर एंड फेथ इन, रिस्पेक्ट इन एंड फेथ फॉर। तो विच इज करेक्ट, आप मुझे बता सकते हैं? इट इज ऑप्शन नंबर 3, रिस्पेक्ट फॉर एंड अनलिमिटेड फेथ इन। तो क्या रूल पढ़ा आपने? दो एडजेक्टिव्स और दो नाउन्स आप यूज कर रहा है और दोनों का प्रीपोजिशन अलग है, आपको वो सेपरेट देना चाहिए। अब दोनों का सेम है तो आप उसे कॉमन भी रख सकते हैं, आप उसे कॉमन भी रख सकते हैं। तो आई एम मूविंग ऑन टू माय लास्ट क्वेश्चन। ये मेरा आज का सेशन का फाइनल क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। राइट डाउन द एड्रेस लेस्ट यू मे फॉरगेट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है? तो राइट डाउन द एड्रेस लेस्ट यू मे फॉरगेट। तो लेस्ट एक कंजंक्शन है, तो लेस्ट कंजंक्शन है, और लेस्ट का मतलब है हिंदी में ऐसा नहीं कि, मतलब इंग्लिश में कहेगा तो सो दैट यू डोंट। जैसे एड्रेस लिख के रख लो, ऐसा नहीं कि आप भूल जाए, एड्रेस नोट कर लिए सो दैट यू डोंट फॉरगेट इट। तो बट रूल क्या है, जब भी हम लेस्ट यूज करते हैं, लेस्ट के साथ हम एक ही मॉडल वर्ब लगा सकते हैं, वो है शुड। लेस्ट के साथ अदर मॉडल वर्ब्स लाइक मे, माइट, विल, कैन कुछ भी नहीं आ सकता। लेस्ट के साथ आप सिर्फ और सिर्फ क्या लगा सकते हैं? शुड। जैसे कि मैं आपको कहूंगी वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फेल। इसका मतलब क्या हो गया? मेहनत करो, ऐसा ना हो कि फेल हो जाए। नॉट अ वेरी गुड सेंटेंस, जस्ट एन एग्जाम्पल, ठीक है? मेहनत करो, ऐसा ना हो कि फेल हो जाए, राइट? तो राइट डाउन द एड्रेस लेस्ट यू मे फॉरगेट। तो लेस्ट के साथ मे नहीं आ सकता है, मे नॉट मे आ नहीं सकता, कैन नहीं आ सकता, विल नहीं आ सकता। तो लेस्ट के साथ आप एक ही मॉडल वर्ब लगा सकते हैं, वो है शुड, ठीक है ना? तो विच ऑप्शन इज करेक्ट? राइट डाउन द एड्रेस लेस्ट यू शुड फॉरगेट। लेस्ट का हिंदी मीनिंग क्या है? ऐसा ना हो कि, ऐसा ना हो कि, ठीक है गाइस? हमने आज काफी सारे रूल्स डिस्कस किया, काफी सारे वर्ड्स डिस्कस किया। आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा, आज का क्लास आपके लिए बहुत यूजफुल हो गया होगा। मैं और भी क्लासेस आपके लिए लेके आ रही हूँ, आप अपने कमेंट सेक्शन में आपको जो अच्छा लगा बता सकते हैं, आप मुझे रिव्यू भी कर सकते हैं। यू कैन प्रेस द लाइक बटन, आप मुझे ये यूट्यूब कमेंट्स भी दे सकते हैं, मेरे वीडियो सब्सक्राइब और शेयर कर सकते हैं। बेल आइकन हिट करने से आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। And don't forget my referral code, that is Helen. तो have a nice day, enjoy your day, right? आपको और आगे भी मिलेंगे। Thank you.